मंथन में कुछ ऐसी समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे और नगर निगम की ओर से क्या ऐसी योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं स्मार्ट सिटी के बाद, स्मार्ट सिटी में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम मेयर साहब को ये आमंत्रित करूंगा कि वो शहर के 2-3 पॉइंट्स जो मुझे भी लगता है कि शहर की बड़ी समस्या है, जैसे हमारे शहर में अपना स्थायी रोडवेज बस अड्डा नहीं है। जो 2-3 रोडवेज बस अड्डे हैं वो सड़कों पर चल रहे हैं या दूसरी किराए की भूमि में चल रहे हैं। इस पर मैं चाहूँगा कि महापौर साहब इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे, क्या कार्रवाई आगे चल रही है और कब तक इनकी संभावना है। इसके साथ साथ शहर में जाम की समस्या बहुत है। हमारे स्कूली बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो जाम की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम की ओर से क्या कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में भी मैं चाहूँगा महापौर साहब बताएंगे। इसके साथ में हमारे शहर में 2 नदियाँ जो ढमोला नदी और पामकोई है, ये गुजर रही है। इनको लेकर सभी लोगों का भी कहना है और दिखाई गंदगी वहाँ है, तो इनके पुनरुद्धार के लिए क्या ऐसी कोई योजना नगर निगम में या विकास प्राधिकरण में या सीडीओ साहब हमारे बीच हैं, वो इनके बारे में कुछ बताएं। तो मैं पहले महापौर साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो नगर निगम की आगामी योजनाओं और शहर के विकास को लेकर अपना पक्ष पहले आपके माध्यम से जागरण को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने फोरम क्रिएट करने का प्रयास किया और जो विकास की एक यात्रा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, सहारनपुर में विकास की संभावनाएं, तो विकास का एक जो मूल मंत्र है वह मूल मंत्र वहाँ पर रहने वाले लोगों से संवाद करना भी है। उसकी आपने एक शुरुआत की, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 आपने अभी मूलभूत मुद्दे उठाए जहाँ तक विकास को लेकर। एक आपने उठाया जो कि रिलेटेड है बस स्टैंड से, दूसरा आपने उठाया ओवरऑल ट्रैफिक मैनेजमेंट को, तीसरा मैं उसको मान लेता हूँ कि 2 नदियों के लेके हैं जो दोनों के दोनों नदियाँ नष्टप्राय हो चुकी हैं, उनको पुनर्जीवित करने के विषय को, या ओवरऑल अगर हम देखेंगे जल संचय को लेकर या जल विस्तारण की भी भावना आएगी जब, क्योंकि जल वृष्टि होती है, ये दोनों नदियाँ बहती हैं और इसके किनारों पे काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो उसको लेके गलत रूप से आप सवाल कर रहे हैं। तो जो पहला बस स्टैंड को लेके बात है, मैं पहले बता दूं ये मेरा सिंसियर कन्फेशन है, नगर निगम का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब से आपने मुझे ये दायित्व दिया और यहाँ के लोगों ने चुना, हम लोग लगातार इस पर लगे हुए हैं और लगातार वार्ता कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, जो बहुत ही संवेदनशील है, एक हाई पावर्ड कमेटी उन्होंने गठित कर दी जो कि भूमि के स्थानांतरण को लेकर है कि यूपी रोडवेज परिवहन विभाग और आवास विकास के बीच में भूमि के हस्तांतरण को लेकर जो विषय था वो सॉल्व होने वाला। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर अंतर्राज्यीय बस अड्डा सहारनपुर में आएगा और ऐसा मान के चलिए यह कार्य लगभग 2 से 3 महीने में हो जाना चाहिए जब भूमि स्थानांतरित हो जाए, और ये ऐसा कार्य तब संभव होगा। इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ, आपने पूछा कि क्या योजनाएं हैं। सहारनपुर अपनी तरफ से स्मार्ट बसेस ला रहा है, 17 बस का फ्लीट अभी हमें मिलने वाला है। उसके बाद ये संख्या लगभग 100 तक जाने वाली है, जो कि ई बसेस होंगी, इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, जिसका एक चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी बनकर तैयार हो गया है, मानकों के पास ऑलमोस्ट तैयार है वो। तो इलेक्ट्रिक बस सहारनपुर लाने वाला, और हमारा शुरू में प्रयास रहेगा, लोगों से हम इसके लिए ओपिनियन भी ले रहे हैं कि जो शुरू में बसेस चलें ये अच्छी इलेक्ट्रिक स्मार्ट बसेस हैं, यह विद्यालयों को कनेक्ट करें आपस में, जिसमें तीसरी वाली आपने समस्या रखी थी बच्चों को लेकर, विश्वविद्यालय को कनेक्ट करें। उसके बाद हमारे बाहरी क्षेत्रों से माशा कुमरी तक या आसपास के जो टाउन्स हैं वहाँ तक उसको कनेक्ट करें, ऐसा विचार है। दूसरा आपने विषय रखा ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके, डीआईजी साहब आ गए हैं यहाँ पर। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में जो बात है, 2 तरह की चीज़ें हैं। हमारा कैरेज वे कितना है, हमारे कैरेज वे पे चलने वाले 4 व्हीलर कितने हैं, पैदल व्यक्ति जो चलता है या 2 पहिए से चलता है या साइकिल पे चलता है, उसका भी कैरेज वे पे अधिकार है। एक जो आपके माध्यम से लोगों से बात विषय रखना चाहता हूँ मैं कि दुनिया भर में जो पैदल चलने वाला व्यक्ति है उसका भी रोड पे कोई अधिकार है। होता यह है कि कैरेज वे है, अभी लोगों की बहुत, आपको मैं बताऊं, लोगों की बहुत ऐसी सी मांग आती है कि साहब वहाँ पर आपने देखिए इतना बड़ा आपने पेडेस्ट्रियन ट्रैक बना दिया है, आप सड़क को चौड़ी कर देते हैं।
तो जो पेडेस्ट्रियन ट्रैक है वह किसी भी विकसित हो रहे शहर की अति आवश्यक चीज़ है। पेडेस्ट्रियन ट्रैक अगर अभी देखें, हम लगभग 5 से 6 किलोमीटर का एरिया है जिसको स्मार्ट रोड बना चुके हैं, जिस पर सर्विस लेन है, जिसमें पेडेस्ट्रियन ट्रैक है एज पर द नंबर ऑफ द पीपल वॉकिंग। उसके बेस पे एक कैरेज वे है, लेकिन उसके बावजूद पेडेस्ट्रियन ट्रैक पर लगातार लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। तो हमें जाम से मुक्ति पानी है, व्यवस्थाओं से पानी है, चाहे वो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की बात हो, उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं लगातार स्मार्ट सिटी की मदद से। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं और आते हैं उसके बारे में अपनी तरफ से हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि उनके, क्योंकि उतनी संख्या में बच्चे, उतनी संख्या में बस तो रोड पर अप्लाई करेगा, और कैरेज वे मेरे पास अभी लिमिटेड है, तो उस कैरेज वे पर हम लोग स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक के साथ मिलकर, ट्रैफिक की व्यवस्था के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लान करने जा रहे हैं ताकि वो जो बच्चों के आने जाने के समय हो उसमें जाम से मुक्ति हो। लेकिन उसमें लोगों का सहयोग भी आवश्यक होगा कि जो वो समय है, पर्टिकुलर स्लॉट है, उसमें लोग अपने घर से बाजार के लिए ना निकलें, सड़क पर ना आएँ और अपने को भी ऐसा व्यवस्थित करें, तभी वो संभव होगा। दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर होता है कि आप ऐसे बाईपास क्रिएट करें जिससे अननेसेसरी का ट्रैफिक, जिसको शहर के अंदर आने की ज़रूरत थी, वो ना आए। तो इसमें काफ़ी कुछ लेजिस्लेशन की भी बात आती है कि आप देखते होंगे 4 व्हीलर्स हैं, बड़े 4 व्हीलर्स ओवर लोडिंग है, रात भर सड़क से गुजरते हैं और ना सड़कों को नुकसान करते हैं बल्कि मानवीय क्षति भी बहुत होती रहती है, आप रोज़ देखा करते हैं आए दिन। तो उनको जब बाईपास बन गया है, उनको बाईपास से जाना होगा। हमें अंदर के कुछ ऐसे रास्ते क्रिएट करने होंगे जिससे हम कुछ ना कुछ जो ट्रैफिक कंजेशन है जिसको कम कर सकें। तो ये 2 विषय हैं, दोनों में हम काम कर रहे हैं। तीसरा, आपने बड़ा ही एक अच्छा विषय बताया, बहुत सारे बच्चे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वह विषय है आपने उठाया जो 2 नदियां सहारनपुर से गुजरती हैं, दोनों की दोनों मृतप्राय हो गई है। और हम लोग अगर देखें, सहारनपुर बाबा लाल दियार और हाजी कमाल शाह के नाम से जाना जाता है। बाबा लाल दियार के भागीरथी प्रयास था जिससे पाँव नदी सहारनपुर में आई थी, तो आज वो पाँव नदी कहाँ है? मैं जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री से मिला तो मैंने अपने उनका कुछ बात हुई, विषय रखे उन्होंने, उसके बाद मैंने उनको जाके चरण स्पर्श करते हुए ऐसा कहा कि महाराज जी, मेरे मन में 2 इच्छाएँ हैं कि ये जो 2 नदियाँ मृतप्राय हो गई, इनको पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। और उन्होंने बहुत ही सहृदय से इसके लिए हाँ कर दिया। तो क्या हम लोग लखनऊ की तरह, रिवर फ्रंट की तरह? मैंने यही बात आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो नदी का पार्ट है वो कितना बड़ा है, कहाँ पर एनक्रोचमेंट हो गया है वह। तीसरी चीज़, सिंचाई विभाग के द्वारा ही ये नदियाँ दोनों, और जो हमारे नाले हैं, बड़े नाले हैं सहारनपुर का, जो अगर आप ड्रेनेज सिस्टम देखें ओवरऑल तो अभी हार्डली लेस देन 30% ड्रेनेज सिस्टम है जो कि क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है। बाकी जो है और नाले और नाली पर आधारित है। अभी इस, अगर आपने देखा हो, इस बजट को देखा हो तो सरकार आज़ादी के बाद पहली बार 2024-25 का जो उत्तर प्रदेश का बजट है उसमें एक फंड एलोकेशन अभी कम है, मैं बात भी किया था मैंने माननीय मंत्री जी से, उसमें फंड एलोकेशन कम है, लेकिन एक बजट लाई है जिसको बोलते हैं रेन वाटर एंड स्ट्रॉम ड्रेनेज सिस्टम, यानी नाली और नालों को लेकर जल की निकासी का सिस्टम। तो वो लाए हैं इस बजट में। अमृत योजना के तहत भी नदियों के सुधार के लिए फंड है। तो दोनों ही नदियों को डिसल्टिंग करना, कुछ STPs लगाना, छोटे STPs, क्योंकि अभी हमारी सीवर लाइन उसमें खुली है जो NGT के भी अगेंस्ट हैं, तो उनको ठीक करना और उनके दोनों को रिवर फ्रंट को डेवलप करना, इन पे काम कर रहे हैं। अगर आप मुझे परमिशन दें 30 सेकंड की और, इसके अलावा सहारनपुर में लगभग 141 पोखर हैं और उस 141 पोखर में से लगभग 120-22 पोखर ऐसे हैं जो कि अतिक्रमित हो चुके हैं। तो हम लोग उनको भी सबको खाली करा रहे हैं। अभी भी हमने लगभग 11 पोखर लिए हैं इस वर्ष में, जिनको हम डिसल्टिंग करें, इनलेट आउटलेट बनाएं, शहरी वन क्षेत्र क्रिएट करें उनके चारों तरफ, और बाद में उसमें मत्स्य पालन या हाइड्रो एग्रीकल्चर को लेके काम करें, जिससे ना लोगों को रोजगार मिले बल्कि हम पानी का संचय भी कर पाएँ। और जब जल भराव की स्थिति आती है उस समय पानी वेस्ट हो रहा होता है। बच्चों की जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया भर के ग्लोब में बहुत ही कम पानी होता है जो पीने योग्य होता है, 7% से कम होता है और ये फिक्स है। तो उसको हमें संचय करना होता है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और ये मान के चलिए आप इस तरह की फॉरम करते रहें और अगले 5 वर्षों में 140 के 40 पोखर आपको जल से लबालब देंगे, ये पूरा ऐसा विश्वास है। डॉक्टर साहब, एक समस्या और मुझे इस शहर में जो मैं उससे रूबरू होता हूँ देखता है कि यहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है। कोई मल्टी लेवल पार्किंग या ऐसी कोई व्यवस्था क्या निगम की ओर से आने वाले समय में कुछ संभव?
कुछ पार्किंग आपने देखा होगा पावन नदी के ऊपर बनाई जा रही है, जहाँ पर जितने लोग आते हैं, जितने कम्यूटर आते हैं, जैसे राजीव भाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट में उतने वकील आते हैं, वादाकारी आते हैं, तो हमें वहाँ उतनी पार्किंग चाहिए होगी। अगर पार्किंग की व्यवस्थाएं हम पार्किंग में नहीं भी दे पाएंगे तो जहाँ पर हमारा कैरेज वे 7.5 मीटर का होता है, वहाँ पर हम लोग एक तरह की चलती फिरती पार्किंग रोड पे मार करके दे सकते हैं, लेकिन जन सहभागिता की ज़रूरत होती है कि वो पार्किंग तरतीब के साथ वहीं पर करें। अगर तरतीब के साथ वहीं करते हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल को आप पार कर पाते हैं। तो हम लोग ऐसा, जैसे स्मार्ट सड़कें आ जाएंगी तो आप देखेंगे हम ऐसा करेंगे, और वहाँ पर कितने कम्यूटर्स हैं उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन हमें पैदल चलने वालों के लिए जिसकी जितनी दुकान है, अगर वो व्यवसाय दुकान के अंदर से व्यवस्थित करेगा तो आप देखेंगे उसका व्यवसाय भी बढ़ेगा। लेकिन पता नहीं, मन की भावना और ऐसा मन बना लिया लोगों ने कि जब तक दुकान के सामने 10 मिनट नहीं आएंगे तो हमारा व्यवसाय नहीं होगा। तो आपके माध्यम से आप ये भी लोगों को समझाएं, जितनी आपकी जगह है उसमें चीज़ों को व्यवस्थित करें और अपना बिजनेस करें। सुंदर व्यवस्थित करके चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और उसका व्यवसाय भी बढ़ता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम महापौर साहब के कुछ सवालों का, जो यहाँ सभ्रांत नागरिक मौजूद हैं, उन सवालों को भी शामिल करेंगे। इससे पहले मैं, हमारे साथ में सहारनपुर विकास प्राधिकरण के वीसी आशीष कुमार जी मौजूद हैं, मैं उनके पास चलता हूँ। सर, अभी 32 गाँवों को विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया है। आने वाले समय में इन गाँवों को किस किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, इस पर थोड़ा प्रकाश करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं दैनिक जागरण की इस पहल का स्वागत करता हूं और आभारी हूं कि आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया। जो 32 गांव का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके पीछे ये सोच थी कि हमारा जो प्राधिकरण का सीमा विस्तार पिछला 2016 में हुआ था और 2016 से लेकर अब तक 7 सालों में, 8 सालों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। जैसे आप देखें कि यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई और यूनिवर्सिटी का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है, उसमें क्लासेस शुरू हो गई। साथ ही साथ हमारे एयरपोर्ट बन रहा है और शीघ्र संचालित होने जा रहा है। तो जो ये नए नोड्स क्रिएट हो रहे हैं विकास के, अर्बन सेंटर्स के, और स्वाभाविक है कि जब कोई बड़ी परियोजना कहीं आती है तो उसके आसपास नेचुरली विकास शुरू हो जाता है। तो उसको एक नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले ये सोच थी कि उसको नियंत्रित किया जाए, क्योंकि यदि काम अगर यही सीमा विस्तार 5 साल बाद करते तो तब तक वहाँ पे सारा डेवलपमेंट हो चुका होता, सारे लैंड पॉकेट्स एग्जॉस्ट हो चुके होते। तो उन जो क्षेत्र हैं उसमें जो डेवलपमेंट होने वाला है, विकास होने वाला है, उसको प्लान तरीके से किया जाए। उसकी सबसे पहली ये उसके पीछे मंशा थी। हमारी रणनीति ये रहेगी कि सबसे पहले इन क्षेत्रों के लिए, क्योंकि प्राधिकरण जो भी काम करता है, जो भी काम करवाता है, वो एक प्लानिंग के अंतर्गत कराता है। उसमें सबसे पहले जो कार्रवाई होती है कि हर क्षेत्र की हम लोग एक मास्टर प्लानिंग करते हैं। मास्टर प्लानिंग का आशय ये हुआ कि अगले 10 साल, अगले 15 साल या अगले 20 साल के लिए आप उस क्षेत्र को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, उसकी फोरकास्टिंग करते हुए और उसका ट्रेंड देखते हुए वहाँ पे एक अर्बनाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए एक लैंड यूज या एक दिशा दी जाती है कि इस क्षेत्र में आपके आवासीय विकास होगा, या फिर इस क्षेत्र में आपके होटल्स या बैंक्वेट्स या फिर स्कूल कॉलेजेस ये आ सकते हैं। तो उस पर्पस से जो ये नए 32-33 गांव ऐड हुए हैं, उनमें सबसे पहले एक महायोजना का निर्माण किया जाएगा, जिससे जो भी विकास हो अगले 10 सालों 15 सालों में, वो एक नियत प्लानिंग और एक विजन के अंतर्गत हो, कंट्रोल तरीके से हो, जिससे कि वहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी वहाँ पे बसेंगे, अर्बनाइजेशन होगा। जो अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए और उसको एक सुनियोजित और प्लान तरीके से करने के लिए महायोजना का निर्माण किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही जैसे ये काम होगा, पैरेलली वहाँ पे जो विलेजेस हैं, विलेजेस वहाँ पे अर्बनाइज होंगे और जो अर्बन फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे धीरे धीरे उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। सर, एक विषय और ये भी है,
एक सप्लीमेंट्री जो अभी आपने प्रश्न पूछा था महापौर जी से पार्किंग का, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी भवनों में स्ट्रीट पार्किंग का प्रोविज़न अलाउ किया है। पहले बहुत ये मांग रहती थी और शिकायतें रहती थी कि पार्किंग कैसे की जाए, क्योंकि अगर कोई पार्किंग अपने प्लॉट के अंदर दे रहा है तो उसको हम कंस्ट्रक्टेड एरिया में काउंट करते थे, बेसमेंट को छोड़ के। तो अब एक स्टिल्ट का प्रोविजन अलाउ किया है, जिससे कि आप जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर स्टिल्ट के अंतर्गत पार्किंग की प्रोविजन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको उतनी ही हाइट की परमिशन ऊपर वर्टिकली दी गई है। तो एक ये बहुत यही जो पार्किंग की एक समस्या है, ज्वलन समस्या है, और सहारनपुर शहर ही नहीं सभी शहरों में समस्या रहती है, उसके दृष्टिगत शासन ने ये अभी पॉलिसी अलाउ करी है। सर, दो सवाल और आपसे रिलेटेड हैं। एक, शहर में अनाधिकृत कॉलोनियों पर हालांकि आप बीच बीच में कार्रवाई करते रहते हैं, अभियान चलाते रहते हैं, क्या आने वाले समय में हम कोई इस तरह का कोई ऐसी कार्रवाई शक्ति बरते हैं जिससे इस तरह की चीज़ें आगे? देखिए, अनाधिकृत कॉलोनी के पीछे कार्रवाइयाँ लगातार प्राधिकरण द्वारा की जाती रही हैं, और इसमें जो नियम और जो अधिनियम के अंतर्गत हमें शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उसके अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार की जाती है, और ये पिछले 2 सालों से लगातार की जा रही है। इसमें बीच में हम लोगों ने अपने अधिनियम के अलावा आईपीसी की धाराओं का भी प्रयोग करते हुए जो कॉलोनाइजर्स हैं उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे भी दर्ज कराए थे, जिससे कि इनके जो मंसूबे हैं वो शिकस्त हो सके कॉलोनाइजर्स के। साथ ही साथ इसका दूसरा पहलू हमें ये देखना चाहिए कि हमारा प्रयास ये भी है कि चूँकि सारा के सारा जो डायनेमिक्स है वो सप्लाई और डिमांड का है, तो हमें रेगुलराइज एरियाज की सप्लाई बढ़ानी है अपने कार्यक्रम क्षेत्र में, जिससे कि जो इरेगुलर एरियाज की डिमांड है अपने आप स्वतः कम हो सके। तो इस दिशा में हमने ये प्रयास किया है कि जितने भी हमारे यहाँ डेवलपर्स हैं जो रेगुलराइज कॉलोनीज पास कराना चाहते हैं और लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, हम उनको बुलाकर समय समय पर उनके माध्यम से उनकी कॉलोनीज और लेआउट्स और जो भी नक्शे हैं उसको पास कराने के लिए प्रेरित करते रहे हैं, और ये आगे भी जारी रहेगा। और इसी के साथ इसी दिशा में प्राधिकरण भी अपने आवासीय टाउनशिप लाने जा रहा है। वो संभवतः ये मेरा अनुमान है कि अगली कैबिनेट बैठक में ये पास हो जाना चाहिए। और क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर सप्लाई बढ़ेगी, अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई बढ़ेगी, तो जो इलीगल कॉलोनीज अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की डिमांड है उसका तो अपने आप कम होगी। सर, ट्रांसपोर्ट नगर का भी एक इशू है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। वहाँ कुछ प्राधिकरण की ओर से जो आवासीय फ्लैट्स बनाए गए थे वो आज तक उसके खरीदार आगे नहीं आए, या कोई इस तरह की कोई टेक्निकल क्या फॉल्ट है जिसका लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा? उसमें मैं अवगत कराना चाहूँगा कि उसमें हमारे अलॉटमेंट शुरू हुए हैं। कुछ प्राइसिंग का इशू था, टेक्निकल इशू था प्राइसिंग को रिलेटेड, क्योंकि प्राधिकरण के जो रूल्स हैं उसमें हर साल कुछ प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हो जाता था, और वो प्रॉपर्टी ऐसे एप्रिशिएट होती थी कि सब हर साल 18% की प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होता था। तो 18% जब आप देखेंगे तो 18% अगर एप्रिशिएट करता है तो हर 5 साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो जाएगी, और इस वजह से जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस थे वो थोड़े अनवाइबल हो गए थे। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी के प्राइसेस पिछले 2 साल से फ्रीज रखे हुए हैं अपने बोर्ड से रेजोल्यूशन पास कराकर, और उसका परिणाम ये है कि हाल ही में हमारे कुछ फ्लैट्स वहाँ पे अलॉट हुए हैं और उनमें पोजीशन की कार्रवाई शुरू हुई है। तो आगे जैसे पोजीशन शुरू होगा वैसे और लोग प्रेरित होंगे, और लोग को लगेगा कि जब पोजीशन शुरू हुआ है तो वहाँ पे वो भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हुई है कि वहाँ पे हम पोजीशन देने में और अलॉटमेंट करने में कामयाब हुए हैं। धन्यवाद सर, बहुत सारी जानकारियाँ आपने विकास प्राधिकरण से संबंधित हमें दी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
हमारे मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन जी हमारे बीच हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हाल फिलहाल में जो नई योजनाएं हैं जिनका लाभ आम पब्लिक के लोगों को मिल रहा है, उसके बारे में कुछ प्रकाश है। सर्वप्रथम दैनिक जागरण ग्रुप का और सहारनपुर में दैनिक जागरण की टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे अवसर दिया है जनता के साथ रूबरू होने का। ऐसी पहल से मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज जाता है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जाती है उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है। स्पेशली हम देखते हैं कि आपदा के कारण बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्ति होते हैं उनके पास कच्चा आवास होता है या फिर आपदा के कारण वो गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तुरंत इसमें लाभ दिया जाता है और प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से भी जो धनराशि दी जाती है उसमें जो आवास लिस्ट के हिसाब से दिया जाता है और जो भी पात्र व्यक्ति आते हैं उनको हमने एक रजिस्टर बनाते हुए जो भी पात्र व्यक्ति है उनको आवास देने का कार्य किया जा रहा है। NRLM के माध्यम से भी एक नए नवाचार आ रहे हैं। जैसे प्रदेश सरकार ने THR प्लांटों के माध्यम से आंगनवाड़ी जो है और जो धात्री महिलाएं हैं उनके माध्यम को पोषणाहार देने का कार्य किया जा रहा है। तो लगभग जनपद सहारनपुर में 6 THR प्लांट लगे हुए हैं। और दूसरा NRLM के माध्यम से बैंक सखी और PC सखी के माध्यम से जो NRLM की महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है, इसमें भी 884 ग्राम पंचायतों में PC सखी का चयन किया जा रहा है और हमने लगभग 130 विद्युत सखियों का एक पहल के रूप में एक विद्युत सखिया जो है वो चयनित की गई है। और बताना चाहूँगा कि जनपद सहारनपुर में 2 विद्युत सखियाँ ऐसी हैं जिन्होंने प्रदेश में 5 करोड़ से ऊपर विद्युत बिल जमा करके एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो ऐसे नए पहल के माध्यम से जो कार्य है ग्राम विकास के किए जा रहे हैं।